Hello students, this is the third lecture of solid state. In this lecture we will see क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक है, आज हमको पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में. तो क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उसके सारे डिटेल्स सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ ये लेक्चर में. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. क्रिस्टलाइन सॉलिड, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ सॉलिड स्टेट. ठीक है, ये आपका चैप्टर जो नंबर 1 है केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट, उसमें का हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं. ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं. ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सॉलिड्स के बारे में बताया था. ठीक है, फिर मैंने सेकंड लेक्चर में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड बताया था. दिस इज योर थर्ड लेक्चर, हियर वी विल सी क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से. क्या होता है डेफिनेशन फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड? देखो सिंपल सा कंसेप्ट है. क्रिस्टलाइन सॉलिड एक होमोजीनियस सॉलिड है. कैसा सॉलिड है? होमोजीनियस सॉलिड. जिसमें होता है क्या, जिसमें कंस्टिट्यूएंट जो भी पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, ये अरेंज होते हैं डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न में. ठीक है, मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसमें ये वैसा देखा जाए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ होमोजीनियस सॉलिड. कैसे सॉलिड होता है? होमोजीनियस सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ होमोजीनियस सॉलिड इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न. और डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न में तो अरेंज्ड है वो तो ठीक है, लेकिन 3 डायमेंशन में डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न होता है. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है. आपको 3 की पॉइंट याद रखना है. पहला की पॉइंट है होमोजीनियस सॉलिड है, और जो सेकंड की पॉइंट है कि डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न है, और थर्ड की पॉइंट ये है कि जो डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न है वो 3 डायमेंशन में. ठीक है, तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, लिख लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज योर डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, दिस इज डेफिनेशन. ठीक है, डेफिनेशन थोड़ा थियोरेटिकल कंटेंट है, समझो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि थियरी भी तो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन हमारा है क्रिस्टलाइन सॉलिड, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ होमोजीनियस सॉलिड इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न इन 3 डायमेंशन. मींस एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा और जेड में भी रिपीटिंग पैटर्न है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. देखो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है सॉलिड इज अ होमोजीनियस सॉलिड. ठीक है, इज अ होमोजीनियस सॉलिड. अच्छा, होमोजीनियस सॉलिड है ये तो ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ होमोजीनियस सॉलिड. होता क्या है इसके अंदर होता है ऐसा है कि जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो रिपीट होते हैं ना. ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज अ होमोजीनियस सॉलिड इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न. एक डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज है. ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड, ठीक है, आर अरेंज्ड इन, कैसे अरेंज्ड है? आर अरेंज्ड इन डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न. ठीक है, आर अरेंज्ड इन डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न, एक डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज्ड है. ठीक है, अच्छा, ये जो डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न है, दिस डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न इज इन 3 डायमेंशन. 3 डायमेंशन, एक्स में भी है रिपीट हो रहा है, वाई में भी आपका पार्टिकल्स रिपीट हो रहा है, और जेड में भी रिपीट हो रहा है. ठीक है, मीन्स क्या लिखा हमने? आर अरेंज्ड इन डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न इन 3 डायमेंशन. ठीक है, इन 3 डायमेंशन. दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन था. आई होप सबको याद है. की पॉइंट्स आप याद रखो, डिफाइन तो अपने आप बन जाता है. होमोजीनियस सॉलिड है, डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न, 3 डायमेंशन में, दैट्स इट, सिंपल एकदम पॉइंट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 2. इन पॉइंट नंबर 2 वी विल सी ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. मीन्स जो सॉलिड है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसका अरेंजमेंट कैसा है, मीन्स ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट कैसा है. ठीक है, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट. ओके, लेट्स सी ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट. ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट कैसा है? ठीक है, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट किसका होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट अपने क्वेश्चन में दिख रहा है. ओके, सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड? एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है. इट हैज अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर. कैसा ऑर्डर है? इट हैज अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर. लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्यों है? सिंपल सा कंसेप्ट है, 3 डायमेंशन में अपने आप को रिपीट कर रहा है. ठीक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, इट हैज अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर विच मीन्स दैट देयर इज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल विच रिपीट्स itself periodically over the entire crystal. मीन्स पॉइंट्स बोलने का पॉइंट सिंपल सा इतना है कि ये जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है ना, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट किस में? ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड
है ये एक्चुअल में है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। कैसा ऑर्डर है? इट हैज़ अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, इसका मतलब सिंपल मैं आपको बताता हूँ, इट हैज़ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दैट मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज थ्रू आउट, मीन्स अरेंजमेंट थ्रू आउट है और वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, विच रिपीट्स इटसेल्फ पीरियोडिकली ओवर द एंटायर क्रिस्टल। पूरा जो अक्खा जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपना पैटर्न को रिपीट कर रहा है, ठीक है। बोलने का सिंपल इतना ही मतलब है, इट हैज़ अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इट मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज़ अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज़ अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर विच मीन्स दैट रीजन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट टाइम ध्यान से सुनना। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज़ अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। कैसा ऑर्डर है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मतलब ये विच मीन्स दैट देर इज अ रेगुलर पैटर्न। क्या है उसके पास? इट हैज़ अ रेगुलर पैटर्न। किसका? रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और ये जो रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है, ये क्या करता है? अपने आप को रिपीट भी करता है, ठीक है। विच रिपीट्स इटसेल्फ पीरियोडिकली, मीन्स टाइम टू टाइम अपने आप को रिपीट करता है पीरियोडिकली एंड ओवर द एंटायर क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल पे अपने आप को रिपीट कर लेता है, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट है। चलो लिखते हैं, हम देखते हैं पॉइंट क्या है। सिंपल सा आप पॉइंट क्या है, देखो, इट हैज़ अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अगर इसके आगे वाला पॉइंट आप ना भी लिखेंगे तो भी चलता है, ठीक है। तो रीजन बता देते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट क्या है? इट हैज़ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। इसका मतलब क्या है वो मैं बताऊँ। देखो, लॉन्ग रेंज ऑर्डर तो ये समझ में आता है कि कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, इट हैज़ लॉन्ग रेंज ऑर्डर विच मीन्स दैट, इसका मतलब क्या? विच मीन्स दैट द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज थ्रू आउट। कैसा है वो अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल? थ्रू आउट है। थ्रू आउट का मीन्स मतलब क्या होता है? पीरियोडिकली अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। विच मीन्स दैट देर इज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। विच मीन्स दैट देर इज रेगुलर पैटर्न, विच मीन्स दैट देर इज अ रेगुलर पैटर्न। किसका रेगुलर पैटर्न है? रेगुलर पैटर्न है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल का, ठीक है। विच मीन्स दैट देर इज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ऑफ अरेंजमेंट, which means that there is a regular pattern of arrangement of पार्टिकल्स का जो भी अरेंजमेंट है वो रेगुलर, ठीक है। विच मीन्स, देखो ये विच मीन्स का इसके आगे जो मैंने लिखा है ये क्या है? ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब है, ठीक है। विच मीन्स दैट देर इज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। मैंने आपको बताया ये क्या करता है? ये रिपीट करता है अपने आप को ना, विच रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है, विच रिपीट्स इटसेल्फ, अपने आप को रिपीट करेगा, विच रिपीट्स इटसेल्फ। और कैसा रिपीट करेगा? ओवर द एंटायर क्रिस्टल, पूरे के पूरे क्रिस्टल में अपने आप को रिपीट कर लेगा, ठीक है। विच मीन्स दैट देर इज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल विच रिपीट्स इटसेल्फ ओवर द एंटायर क्रिस्टल, पूरा का पूरा जो क्रिस्टल है उसमें अपने आप को रिपीट कर लेता है, ठीक है। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 3 विच इज, यहाँ पे हम देखने वाले हैं। देखो, पहला तो हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा डेफिनेशन, सेकंड हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट कैसा है। अब हम थर्ड पॉइंट में देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या देखने वाले हैं हम? इंटरमॉलिक्यूलर। बट ऑब्वियस है कि जो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, इतना क्लियर है। क्यों? रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न, देखो ना, रेगुलर पैटर्न है मीन्स कन्फर्म जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा दैट विल बी मैक्सिमम, ठीक है। क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम। तो पहले टॉपिक लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया दैट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज मैक्सिमम। रीजन बताना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। रीजन क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज सच दैट, ये जो अरेंजमेंट हुआ है पार्टिकल्स का, द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज सच दैट द क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज द मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। रीजन पहले बताएंगे, बाद में हम आंसर बोल रहे हैं। हमको इतना मालूम है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम, रीजन भी हमको बता। रीजन क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज सच दैट, ऐसा अरेंजमेंट हुआ है पार्टिकल का कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है मैक्सिमम है। सिंपल। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो रीजन लिखते हैं, द अरेंजमेंट, ठीक है, द अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट? द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। किसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ठीक है ना। द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज सच दैट, ऐसा हुआ है, इज सच दैट, ठीक है, ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपको मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा पॉइंट है, द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज सच दैट इट हैज
मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दैट इट हैज मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आप लिख सकते हो, ठीक है, चलता है, मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई होप आपको 3 पॉइंट एकदम, देखो थियोरेटिकल पॉइंट है, पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा की पॉइंट्स क्या, आपको जस्ट की पॉइंट याद रखना है, और जरूरी नहीं कि जैसा मैं लिख रहा हूँ सेम आपको एज इट इज वैसा लिखना है, जस्ट आप की पॉइंट याद रखो, उससे आप अपना खुद का स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखा, फिर हमने देखा ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल, फिर हमने थर्ड देखा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है मेल्टिंग पॉइंट। क्या देखेंगे हम फोर्थ पॉइंट में, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। सो द फोर्थ पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है वो देखते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, एक काम करते हैं, हम प्रॉपरली पॉइंट्स लिखते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि हम कौन से पॉइंट पे अभी रिसेंटली है। दिस वाज योर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 में करना क्या है, आपको बताना है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। देखो इतना क्लियर है, इफ देयर इज अ मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कंफर्म जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट विल बी मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम है, मैक्सिमम तो ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि कौन से पॉइंट पे मेल्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा तो होगा, लेकिन सबसे मेन पॉइंट ये है कि मेल्टिंग पॉइंट डेफिनाइट होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज डेफिनाइट। दैट डेफिनाइट मीन्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट मीन्स एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट पे ही वो आपका सॉलिड मेल्ट होने वाला है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, समझो कोई भी चीज़ एग्जांपल ले लो, कोई XYZ एलिमेंट आपके पास है और मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि उसका मेल्टिंग पॉइंट है 35 डिग्री सेल्सियस, तो 35 डिग्री सेल्सियस जैसे ही टच हो जाएगा वो मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स करेक्ट 35 पे ही मेल्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स और डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्टिंग पॉइंट। रीजन क्या है, ड्यू टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ड्यू टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की वजह से क्या होता है, कैसा मेल्टिंग पॉइंट है, मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक, जिसको आप एक और वर्ड में बोल सकते हो डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, लिख लेते हैं, इट हैज़, ठीक है, इट हैज़ कैसा मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज़ डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट। और डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट है, आप रीजन भी बताओ, मेरे ख्याल से आप रीजन बताओ हर पॉइंट में, देखो हर पॉइंट में रीजन बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा है, तो लिखते हैं ड्यू टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ व्हाट, ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है इसका जो अरेंजमेंट है वो ऑर्डर में है, प्रॉपर एक ऑर्डर में है, इसलिए क्या है, इसके जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज अ डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट। आप यहाँ पे एक और वर्ड यूज कर सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्टिंग पॉइंट। तो आई होप आपको सबको समझ में आ रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड टिल पॉइंट नंबर 4, लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 5 एंड इन दिस पॉइंट वी विल सी हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्या पढ़ना है हमको इन पॉइंट नंबर 5, वी विल सी हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, हम देखते हैं, ध्यान देना। हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है, हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है वो भी हमको बताना पड़ेगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है। समझो हमने कोई एक क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मैंने एक यूनिट मास अलग कर लिया है और मैं वो यूनिट मास को मेल्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो जो यूनिट मास मेल्ट होगा कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वही टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइन सॉलिड का बाकी पार्टिकल मीन्स बाकी भी यूनिट मास वहाँ पे मेल्ट हो सकते हैं। इसको हम बोलते हैं डेफिनाइट हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो बोलने का मतलब ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज़ अ डेफिनाइट और कैरेक्टरिस्टिक्स हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब क्या है, द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट पर यूनिट मास ऑफ अ क्रिस्टल इज ऑलवेज सेम। The heat required to melt per unit mass of a crystal is always same। अब मतलब तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब ये है कि अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड से एक यूनिट मास अलग कर लूँ तो यूनिट मास को मेल्ट करने के लिए जो हीट लगेगा उतना ही हीट बाकी यूनिट मास को भी मेल्ट करने के लिए लगेगा सेम क्रिस्टल का, ठीक है। तो पॉइंट एकदम सिंपल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज डेफिनाइट और कैरेक्टरिस्टिक्स एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है, डेफिनाइट और कैरेक्टरिस्टिक्स एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है। रीजन क्या है, रीजन मैंने आपको बताया, बिकॉज द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट पर यूनिट मास ऑफ अ
क्रिस्टल इज ऑलवेज सेम फॉर दैट क्रिस्टल, मतलब एक यूनिट मास को मेल्ट करने के लिए जो हीट लगेगा वो क्रिस्टल के लिए हमेशा सेम होगा, ठीक है ना। तो पॉइंट लिखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है, डेफिनाइट है ना, डेफिनाइट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ही बात है। इट हैज़ डेफिनाइट हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी, इट हैज़ डेफिनाइट हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डेफिनाइट है, ओके। क्यों है वो बताना पड़ेगा, बिकॉज देखो मैं हर एक केस में आपको रीजन बता रहा हूं, बिकॉज रीजन क्या है, बिकॉज द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट, क्या करने के लिए, मेल्ट करने, टू मेल्ट, द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट, ठीक है, क्या मेल्ट करना, बिकॉज द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट यूनिट मास ऑफ क्रिस्टल, ठीक है ना। यूनिट मास ऑफ क्रिस्टल को अगर मुझे मेल्ट करना है, द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द यूनिट मास ऑफ क्रिस्टल इज सेम फॉर दैट क्रिस्टल ना, इज सेम फॉर दैट क्रिस्टल, वो क्रिस्टल के लिए वो हीट क्या होता है, सेम होगा, ठीक है। आई होप आपको पॉइंट एकदम सिंपल हो जाए, इतना बड़ा तो मैं लिख रहा हूँ, आपको मेन याद रखना है, इट हैज़ अ डेफिनाइट हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 5 तक मैंने अभी कंप्लीट कर दिया, डेफिनाइट हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो ये हुआ पॉइंट नंबर 5। लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में हम क्या बोलेंगे कि देखते हैं पॉइंट नंबर 6 में, दैट ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसका एक और नाम है, ठीक है, इसका एक और नाम है, मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं पॉइंट लिख लूँ। पॉइंट नंबर 6 क्या है, ऑल्सो कॉल्ड, एक ऐसा मैं टॉपिक नाम देता हूँ, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड मीन्स इसका एक और नाम क्या है वो हम देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, क्योंकि इसके पास डेफिनाइट हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, इसलिए हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड। रीजन एक ही है, रीजन ये है बिकॉज इट हैज डेफिनाइट हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मैंने आपको लिखा है ना यहाँ पे, डेफिनाइट हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की वजह से हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड, ठीक है। रीजन बताना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड ही बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड। रीजन में हर पॉइंट बताता हूँ, इधर ही बताऊंगा, बिकॉज क्या है, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज रीजन ये है, बिकॉज द हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, बिकॉज द हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज डेफिनाइट, बिकॉज सिंपल बोलना क्या है आपको, ये जो हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है डेफिनाइट है, यही तो रीजन है, इसकी वजह से आपको ट्रू सॉलिड बोलना पड़ रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड को, ठीक है। तो सिंपल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड बिकॉज द हीट रिक्वायर्ड, चाहे तो आप पूरा इतना बोल दो, बिकॉज द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द यूनिट मास ऑफ ए क्रिस्टल इज सेम फॉर दैट क्रिस्टल, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, बिकॉज इट हैज डेफिनाइट हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। बिकॉज इट है, मैं ये लिखता हूँ, ठीक है, बिकॉज इट हैज डेफिनाइट हीट और एंथैल्पी, ठीक है, बिकॉज इट हैज डेफिनाइट हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डेफिनाइट है, इसीलिए हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को बोल सकते हैं ट्रू सॉलिड, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड क्यों बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है शेप, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, जो 7th पॉइंट इज शेप। शेप किसका, शेप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। मैं टोटल आपको 8 पॉइंट सिखाने वाला हूँ, तो ये हम 7th पॉइंट पे, ठीक है। शेप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होगा, देखो इतना क्लियर है, डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न, तो डेफिनाइट शेप होने वाला है, ठीक है। डेफिनाइट शेप, तो पॉइंट ऐसा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज अ डेफिनाइट दैट इज कैरेक्टरिस्टिक शेप। कैसा शेप होता है, डेफिनाइट शेप है, और डेफिनाइट मींस एक ही बात मैंने आपको ऑलरेडी बताया, डेफिनाइट शेप है, आप कैरेक्टरिस्टिक भी लिख सकते हो। तो पॉइंट एकदम सिंपल है, इट हैज डेफिनाइट और कैरेक्टरिस्टिक शेप, कौन, क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास, ठीक है। तो पॉइंट एकदम सिंपल जैसे आपको जो मैं ग्रीन में लिख रहा हूँ बस आपको यही याद करना है, ठीक है। इट हैज डेफिनाइट, ठीक है, डेफिनाइट और कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं शेप, ठीक है। तो सिंपल सा पॉइंट था ये तो कि कैरेक्टरिस्टिक शेप है किसके पास, क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास। तो ये हुआ पॉइंट नंबर 7। एक लास्ट पॉइंट हम फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 है क्लीवेज। क्लीवेज मीन्स क्या होता है कि चलो एक काम करते हैं, हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेट्स कट दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं। अगर हम एक स्मूथ, या फिर हम ऐसा बोल सकते हो कुछ एकदम कोई नाइफ वगैरह से, किससे भी, कोई कटिंग एलिमेंट से, कोई कटिंग चीज़ से हमने क्या किया, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने कट कर लिया, ठीक है। जैसे ही हमने
क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट कर लिया है तो दो अलग अलग पीसेस बनेंगे, ठीक है। और जो दो अलग अलग पीसेस बनेंगे ना, तो वहाँ पे जो न्यूली जनरेटेड सरफेस होगा, जो कट करने के बाद जो दो सरफेस अलग अलग बनेगा, जो नया जनरेट हुआ है सरफेस, दैट सरफेस विल बी प्लेन एंड स्मूथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्लीवेज में। तो क्लीवेज मैंने आपको क्या बताया, व्हेन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कट, ठीक है, द न्यूली जनरेटेड सरफेस विल बी प्लेन एंड स्मूथ। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो क्या बताया मैंने, व्हेन वी कट क्या कट कर रहे हैं हम, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। व्हेन वी कट क्रिस्टलाइन सॉलिड, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करेंगे, व्हेन वी कट द क्रिस्टलाइन सॉलिड, द टू, दो जनरेट होगा ना, कट किया मीन्स दो सरफेस जनरेट होता है, द टू न्यूली जनरेटेड, ठीक है, देन टू न्यूली जनरेटेड, क्या नया जनरेट हुआ है, सरफेस जनरेट हुआ है, द टू न्यूली जनरेटेड सरफेसेस, जो दो नया जनरेटेड सरफेस है, द टू न्यूली जनरेटेड सरफेस, क्या होगा इसमें आपको, द टू न्यूली जनरेटेड सरफेस जो है वो स्मूथ होगा और प्लेन होगा, मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ठीक है। द टू न्यूली जनरेटेड सरफेस विल बी प्लेन एंड स्मूथ, ठीक है ना, प्लेन होगा और स्मूथ होगा। पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, होप कैसा है। देखो सिंपल पॉइंट बताया मैंने। देखो एक ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो हमने लिख लिया, याद कैसे रखना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कैसे रखना। देखो याद रखने के लिए मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताता हूँ, अगर आपको वो याद है बहुत ईजिली हम इसको याद कर सकते हैं कंसेप्ट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमने बताया डेफिनेशन में आप एक मेन की पॉइंट है, देखो दैट द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ होमोजीनियस सॉलिड। देखो आपको मिलेगा यहाँ पे कहीं तो पॉइंट, हाँ ये दिख रहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा सॉलिड है, इट इज होमोजीनियस सॉलिड, ये आप याद रखो, सिंपल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ होमोजीनियस सॉलिड। और इसके आगे तो आपको याद रहेगा होमोजीनियस सॉलिड इसलिए क्या होता है, उस पर डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न है, ठीक है, डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न और 3 डायमेंशन में रिपीट होता है। फिर सेकंड पॉइंट में आप मेन पॉइंट याद रखो कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट कैसा है, इट हैज अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो ये हुआ आपका मेन की पॉइंट सेकेंड पॉइंट में, ठीक है, इट हैज अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। फिर थर्ड पॉइंट में हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखा, इट हैज द मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सिंपल पॉइंट है, कहाँ गया, हाँ ये दिख रहा है, मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ जस्ट आप उसको याद रखो, उससे आप अपना खुद का पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल। फिर हमने मेल्टिंग पॉइंट देखा, मेल्टिंग पॉइंट में सबसे मेन चीज यह है, इट हैज अ डेफिनाइट और कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्टिंग पॉइंट। तो डेफिनाइट कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट ये जो है ना, ये हमारा होगा की पॉइंट, ठीक है, सिंपल। फिर हम आ गए पॉइंट नंबर 5 पे, और यहाँ पे देखा हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। यहाँ भी सेम, इट हैज अ डेफिनाइट और कैरेक्टरिस्टिक्स हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ना, ठीक है। और आपको रीजन तो पता ही होगा कि कैसा है ये, ठीक है, डेफिनाइट हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, दिख रहा है आपको ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये आप पॉइंट याद रखो। रीजन आपको पता है, बिकॉज द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द यूनिट मास ऑफ अ क्रिस्टल इज सेम फॉर दैट क्रिस्टल, सिंपल है। फिर हमारे पॉइंट नंबर 6 पे, और हमने देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड इज आल्सो कॉल्ड एज, याद आपको नाम को पता है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड। तो यहाँ पे हम लिख देते किधर गया, हाँ इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड। देखो ये सब पॉइंट्स आप याद रखो, बस ज्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है। शेप के बारे में फिर हमने देखा, इट हैज अ डेफिनाइट और कैरेक्टरिस्टिक शेप। कैसा शेप है, डेफिनाइट और कैरेक्टरिस्टिक शेप। ये देखो ये पॉइंट, सिंपल सा पॉइंट, इतना याद रखना है। लास्ट पर हमने क्लीवेज, क्लीवेज में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट किया, ठीक है, द टू न्यूली जनरेटेड सरफेस आर प्लेन एंड स्मूथ। तो प्लेन एंड स्मूथ हमारे लिए ये की पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये अगर आपको जो मैंने रेड से अंडरलाइन किया, अगर आपको इतना भी याद है तो आपका ये पूरा आंसर प्रिपेयर्ड है, सिंपल, ओके। तो आपको जस्ट इतना याद रखना है, इतना याद है आपका आंसर प्रिपेयर्ड, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे कैसे मैंने क्या क्या चीज बताया, ठीक है, ओके, थैंक यू।